द वैनिशिंग ये 1988 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री डच फिल्म है, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज स्लूइजर। फिल्म का डच नाम स्पूरलूस है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कभी जान न पाना। मूवी 1984 में टिम कार्प के लिखी नॉवल द गोल्डन एग पर बेस्ड है। फिल्म की शुरुआत होती है कपल रेक्स और सासाकिया से, जो अपने हॉलीडे पर फ्रांस में है। सासाकिया अक्सर देखे गए अपने सपने के बारे में रेक्स से कहती है, जहां सपने में वो किसी गोल्डन एग में है, जहां एक और एग उससे टकराता है। रेक्स अक्सर ये बात सासाकिया से सुनता रहता है, तो वो ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देता। आगे फ्यूल खत्म होने के कारण उनकी गाड़ी बीच टनल में रुक जाती है। काफ़ी अंधेरा होने के कारण सासाकिया थोड़ी डर जाती है। उसे उसी हाल में छोड़ रेक्स फ्यूल लेकर आता है। लंबी ड्राइव के बाद अपनी थकान मिटाने दोनों ओपन स्पेस में रुकते हैं, जहां बहुत से टूरिस्ट होते हैं। डरी सहमी सासाकिया को आगे कभी भी उसे अकेला ना छोड़ने का वादा रेक्स करता है, और वही एक पेड़ के नीचे 2 कॉइन गाड़ देते हैं। सासाकिया और रेक्स काफ़ी खुश है और इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। सासाकिया पास ही के शॉप में ड्रिंक्स खरीदने जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। रेक्स काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सासाकिया का कोई पता नहीं चल पाता। फिल्म के सेकंड एक्ट में हम इंट्रोड्यूस होते हैं रेमंड लेमॉन्ड से, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, और सेकंड एक्ट के ये जो इवेंट्स है वो सासाकिया के गायब होने के कुछ दिन पहले के हैं। रेमंड अपने फैमिली के साथ अपनी 2 बेटियां और बीवी के साथ रहता है, तो उसने एक आइसोलेटेड जगह पर घर लिया है, जहां वो लड़कियों को अगवा करने की अलग अलग रिहर्सल करता है। क्लोरोफार्म का असर कितने वक्त होता है, लड़कियों को गाड़ी में कैसे बुलाना है, ऐसे प्रयोग वो करते दिखता है, जहां असलियत में उसे शायद अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। हम इन सब बातों से समझ जाते हैं कि सासाकिया के साथ क्या हुआ है। अपने लोकल एरिया में किडनैपिंग की कोशिश में सफलता ना मिलने के कारण वो उसी रेस्ट एरिया में पहुंचता है जहां टूरिस्टों की रहचल होती है, जहां रेक्स और सासाकिया भी है। अब सासाकिया को गुमशुदा होकर 3 साल बीत चुके हैं। रेक्स अब भी सासाकिया की तलाश कर रहा है। इसी के संबंध में उसे कुछ खत मिलते रहते हैं। ऐसे ये खत के जरिए उसे नीमस के कैफे में बुलाया है। रेक्स और उसकी नई दोस्त लिनेक वहां पहुंचते हैं, लेकिन किडनैपर वहां नहीं आता, बल्कि रेमंड वहां आता है। एक्चुअली कैफे के सामने ही उसका घर है, लेकिन ऑब्वियसली रेक्स उसे नहीं पहचानता। एक दिन रेक्स वही सपना देखता है जो अक्सर सासाकिया देखती थी, और वो भी अपने आप को किसी गोल्डन एग में फंसा देखता है। रेक्स की अपनी मानसिक स्थिति इस कदर थक चुकी है कि अंदर ही अंदर सासाकिया के ख्याल से ना तो वो बाहर निकल पा रहा है और ना ही कुछ सुराग हासिल कर पा रहा है। सासाकिया की यादों से रेक्स कभी बाहर नहीं आ पाएगा, ये देखकर लिनेक उसे छोड़ चली जाती है। परेशान रेक्स टीवी पर अपील करता है कि मुझे अब सासाकिया जिंदा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही जिसने उसे अगवा किया है उससे मुझे कोई बदला लेना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर सासाकिया के साथ हुआ क्या था। एक दिन आखिर रेमंड रेक्स के सामने आता है और अपनी किडनैपिंग की बात कबूल करता है। रेमंड कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ड्राइव पर चलना होगा। रेक्स उसकी बात मान लेता है। ड्राइव करते करते रेमंड अपने बारे में एक एक बात बताता है। मैंने बचपन में बालकनी से कूदकर दिखाया, जिसे सारे बच्चे सिर्फ सोचा करते थे, और मुझे पता चला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जवानी में मैंने डूबती बच्ची को बचाया। मेरी बेटी मुझे हीरो समझने लगी। लेकिन सच में अच्छा काम करने से सच में खुशी होती है? इसे समझने में हमें सबसे क्रूर काम करना पड़ता है। इस दरमियान रेक्स काफी सवाल करता है, क्या तुमने सासाकिया का रेप किया? क्या तुमने उसे मार दिया? रेमंड कहता है, हत्या मेरे लिए सबसे खराब कृत्य नहीं है। रेमंड आखिर उस दिन आखिर क्या हुआ उस पर आता है। कैसे रेमंड किसी और को किडनैप करने वाला था,
लेकिन प्लान बिगड़कर किस्मत सासाकिया पर ले गई। कॉफी मशीन पर उनकी मुलाकात और फिर किचन बेचने के रेमंड के प्रलोभन से सासाकिया उसके कार तक गई और फिर रेमंड ने उसे बेहोश किया। रेक्स को अब भी उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। कहानी आधे में रोकने के कारण रेक्स पूछता है, क्या सासाकिया जिंदा है? ड्राइव करते करते अब रेक्स और रेमंड उसी जगह पहुंचे हैं जहां ये सब घटना घटी थी। रेमंड कहता है, मैं सासाकिया के साथ इसके आगे क्या हुआ उसे बताने से अच्छा उसे अनुभव कराना चाहता हूँ। रेमंड रेक्स को कॉफी पेश करता है जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई है। रेक्स पीने से इनकार करता है, उसके खिलाफ पुलिस की धमकी देता है, लेकिन रेमंड के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में रेक्स उसी पेड़ के नीचे जाता है जहां दोनों ने कॉइन्स गाड़े थे। वो कॉइन्स अब भी वही होते हैं। सवाल फ्रस्ट्रेशन से घिरा हताश रेक्स आखिर कॉफी पी लेता है। बेहोशी से बाहर आकर रेक्स अपने आप को जमीन के अंदर गड़े कॉफिन में पाता है जहां से उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। रेक्स के जरिए आखिर सासाकिया के साथ क्या हुआ हम जान पाते हैं। फिल्म की स्टोरी देखे तो अंत तक हमें बांधे रखती है, अपने सस्पेंस को सस्टेन करके रखती है, तो अंत में हमें उतना ही इमोशनल करके जाती है। वन ऑफ द सैडेस्ट एंडिंग इस फिल्म की हम कह सकते हैं। फिल्म को देखते समय हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं जिसके कुछ जवाब तो फिल्म के अंत में हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब फिल्म खत्म होने के बावजूद हम उसे आसानी से देख नहीं पाते, जैसे सासाकिया और फिर रेक्स के द्वारा देखा गया ड्रीम और रेमंड के मानसिकता के पीछे के पहलू को हम आसानी से समझ नहीं पाते। सासाकिया अक्सर द गोल्डन एक सपना देखा करती थी और उसका एक इमेजिनेशन उसके प्रति था। जहाँ टनल में गुजरते ट्रक के हेडलाइट में वो देखती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रेक्स पर भी था। जहाँ उसका इमेजिनेशन हम टनल से बाहर निकलते समय देख पाते हैं। रेक्स पहले एक्ट में उसके सपने पर उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन सासाकिया के गायब होने के बाद वो शायद उसे ज्यादा ध्यान देने लगा। और ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर भी है, जहाँ रेक्स उसके हर एक थॉट को समझने की कोशिश करता है, जहाँ उसका सपना एक इम्पोर्टेंट कड़ी साबित हो सकती है। और उसी तरफ बार बार ध्यान देने के कारण वही सपना रेक्स भी देखता है और उसी सपने की प्रतिकृति हम उसके अंत में देखते हैं, जहां दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया और वही द गोल्डन एग को रिप्रेजेंट करता है। रेमंड की मानसिकता को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि रेमंड बचपन से ही सोशियोपैथ है। और जब वो रेक्स से कहता है किलिंग इज नॉट द वर्स्ट थिंग फॉर मी, तब हमें कुछ अलग सोचने पर मजबूर करता है और हमें पता चलता है कि रेमंड क्लस्ट्रोफोबिक से पीड़ित है, जिसके क्लू हमें मूवी में मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में हम उसे समझ नहीं पाते। जैसे रेमंड हमेशा कार की विंडो खुली रखता था, कभी सीट बेल्ट यूज नहीं करता था, जहां एक जगह उसकी बेटी पूछती है कि आपने खिड़की क्यों खोली। मतलब रेमंड को हत्या से भी ज्यादा बंद चीजों से डर लगता था। बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो किसी भी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री फिल्म में स्टोरी के साथ किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो है एक्टिंग, जो यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस सभी के दिखते हैं। यहाँ तक कि सासाकिया जो थोड़े ही समय के लिए दिखती है लेकिन अपने परफॉर्मेंस से छाप छोड़ जाती है। इसके अलावा रेक्स और रेमंड के निभाए किरदार काफ़ी अच्छे हैं। रेक्स सासाकिया के गायब होने से पहले और एकदम गायब होने के बाद जो उनकी इमोशन की रेंज नज़र आती है, मतलब वो कमाल है। रेमंड का क्या कहना, उनका ऐसा कैरेक्टर है जो कोई आम व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो साइको है। उनका एक भी ऐसा सीन नहीं कि वो वायलेंस कर रहे हो या कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, लेकिन एक अजीब सा डर वो हमारे अंदर पैदा करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन फिल्म की सबसे मजबूत बाजू है। और फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट, जिस तरह थोड़े ही समय में रेक्स और सासाकिया की केमिस्ट्री के जरिए उनका प्यार, टकराव और विचार को दिखाया है, वो बेहतरीन है। इसके अलावा फिल्म की एंडिंग जिस तरह की गई है, वह एक क्राइम के
दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिलते हैं। मूवी को देखें तो हमें संदेश देती है किसी भी अनजान व्यक्ति पर हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सासा किया अवेयर होने के बावजूद उसे रोक नहीं पाई। सासा किया अवेयर थी। जब रेमंड उसे कार के अंदर आने को कहता है तो वो एक पल झिझकती है, लेकिन रेमंड की फैमिली तस्वीर देख वो अपने आप को आश्वस्त करती है और अपने साथ हुए हादसे को रोक नहीं पाती। मूवी देखने के बाद मुझे काफ़ी मूवीज याद आई जहाँ शायद इसका इन्फ्लुएंस हो, ऐसा लगा। जैसे साइलेंस ऑफ द लैम्स, 7, यहाँ तक कि दृश्यम की याद मुझे आई। ओवरऑल एक पेचीदा स्टोरी, बेहतरीन कैरेक्टराइजेशन जिसका अंत तो सैडेस्ट है, डिप्रेसिंग है, लेकिन इस जॉनर का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको कराता है। मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने मूवी देखी है तो आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।